नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट सीरीज 69 के सारे प्रश्नों को जो आने वाले 66 बीपीएससी एवं दरोगा मेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कोशिका कहलाते हैं। ऑप्शन है जीवन की संरचनात्मक इकाई, जीवन की क्रियात्मक इकाई, जीवों की सबसे छोटी इकाई और जीवन की मूलभूत इकाई। तो कोशिका की परिभाषा पर अगर हम ध्यान देते हैं तो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसलिए दिए गए विकल्पों में हमारा विकल्प ए यानी कि जीवों की संरचनात्मक इकाई, विकल्प बी यानी कि जीवन की क्रियात्मक इकाई, विकल्प सी जीवों की सबसे छोटी इकाई और विकल्प डी जीवन की मूलभूत इकाई, यह सभी सही हैं। तो इसलिए हमारा जो विकल्प होगा वह विकल्प ई सही होगा, इनमें से एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प है विकल्प ई। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। कोशिका के अध्ययन कहलाते हैं। विकल्प है सेल्यूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पेंटोलॉजी, साइटोलॉजी। तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी में कोशिका संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए हमारा प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वह विकल्प डी होगा, यानी कि साइटोलॉजी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका संबंधित खोजों से संबंधित नहीं है। विकल्प ए है जीवित कोशिका रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों हम सभी ने पढ़ा है कि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो यह हमारा जो है संबंधित नहीं है, यानी कि कथन यह जो है विकल्प ए गलत है। रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, लेकिन इनके द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वह एक मृत कोशिका थी, यानी कि डेड सेल था। तो जीवित कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो विकल्प ए हमारा गलत है। विकल्प बी की बात करते हैं केंद्रक, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, यह विकल्प सही है। विकल्प सी की बात करें जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य की खोज जे.ई. पुराकिंजे ने किया था, यह भी विकल्प सही है। और विकल्प डी की बात करें माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो इसकी खोज जो है वह अल्टमान ने किया था, तो यह भी विकल्प सही है। तो यानी हमारा 3 का जो गलत विकल्प है वह है ए, और प्रश्न में पूछ रहे थे कि संबंधित नहीं है, तो 3 का सही ऑप्शन हमारा है ए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत से संबंधित है। विकल्प है टी स्लाइडेन तथा एम शवान, बिरचो, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम टी स्लाइडेन एवं शवान के द्वारा दिया गया, लेकिन प्रश्न में यहाँ सर्वप्रथम नहीं पूछे जा रहे हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत से संबंधित है। तो सर्वप्रथम टी स्लाइडेन एवं एम शवान ने कोशिका सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि जीव जो है वह छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो उनकी मूलभूत इकाई होते हैं। यह सिद्धांत टी स्लाइडेन एवं एम शवान ने दिया। ठीक उसके कुछ समय बाद विर्चो नामक वैज्ञानिक ने इसी कोशिका सिद्धांत में एक और सिद्धांत जोड़ा कि सभी जीव जो है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार से दिए गए विकल्प में अगर बात करें तो विकल्प ए यानी कि टी स्लाइडेन एवं एम शवान और विकल्प बी यानी कि विर्चो दोनों कोशिका सिद्धांत से संबंधित है। लेकिन यदि प्रश्न में पूछा जाए कि किसने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिया, तो उस प्रश्न में हमारा विकल्प ए सही होगा, टी स्लाइडेन तथा एम शवान। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5।
नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड। तो हम सभी जानते हैं कि नाभिक के अलावा कोशिका के दो भाग ऐसे होते हैं जिनमें कि डीएनए पाया जाता है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यह जो है पादप एवं जंतु दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन प्लास्टिड सिर्फ पादप में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं और प्लास्टिड में भी अपना स्वयं एक डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प है वह है ई, इनमें से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक जीव सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जी यह बिल्कुल सही है। प्रत्येक जीव जो होते हैं वह सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। विकल्प बी है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह भी सही है। विकल्प सी है कोशिका भित्ति जीवों में सभी जीवों में पाई जाती है। यह गलत है। हम लोग ने बात किया था और पढ़ा भी था कि कोशिका भित्ति जो है वह सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। तो यह विकल्प सी हमारा गलत है। विकल्प बी है लाइसोसोम को कोशिका का मृत्यु घर कहा जाता है। तो यह भी विकल्प हमारा सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 में कथन सी जो है वह सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 7 है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार ए और विकल्प बी दोनों सही हैं। तो 7 का जो हमारा सही विकल्प होगा वह ई होगा, इनमें से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो प्रश्न इस प्रकार से हैं, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है यानी कि नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य। तो हम सभी जानते हैं कि कोशिका भित्ति जो है वह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है अर्थात नहीं पाया जाता। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और जीवद्रव्य यह जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 का सही विकल्प है ए, यानी कि कोशिका भित्ति। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। जी यह बिल्कुल सही है। और कथन 2 है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। यह भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो यह विकल्प हमारा सी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है के बारे में पूछ रहा है। प्रश्न संख्या विकल्प ए है प्लास्टिड पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो यह हमारा गलत है। प्लास्टिड जो है जिसे हम लोग प्लास्टिड कहते हैं यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में कहा जाता है और यह एक प्रकार का वर्णक होता है। जैसे कि इसमें 2 तरह के वर्णक पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो यह जो है सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बी में है क्रोमोप्लास्ट एक रंगीन प्लास्टिड होते हैं। यह सही है। ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन प्लास्टिड होती है। यह भी सही है। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। यह भी सही है। तो प्रश्न पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकल्प ए हमारा सही नहीं है, इसलिए 10 का सही विकल्प है ए।
प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? विकल्प है रक्त, अस्थि, उपास्थि, जाइलम। तो संयोजी ऊतक कहने का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो वैसे ऊतक जो कि एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है, तो वह हमारा संयोजी ऊतक कहलाता है। तो रक्त भी क्या करता है, हमारे शरीर में जोड़ने का कार्य करता है बहुत सारे पार्ट्स को। अस्थि भी हमारा जोड़ने का कार्य करता है, अस्थि हड्डियां जो है मसल से जुड़े हुए होते हैं, तो वह जोड़ने का कार्य करता है। उपास्थि भी जोड़ने का कार्य करता है। तो रक्त, अस्थि, उपास्थि ये तीनों जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण है, इसलिए हमारा विकल्प ई सही होगा इनमें से एक से अधिक। जाइलम की बात करते हैं तो यह सरल अस्थायी ऊतक हैं, यह संयोजी ऊतक नहीं है, यह सरल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है? विकल्प है सुबरीन, क्यूटीन, काइटिन, लिग्निन। तो इसका जो विकल्प सही है वह विकल्प डी है, लिग्निन। लिग्निन जो है वह कोशिकाओं को दृढ़ बनाता है और एक मजबूती प्रदान करता है। अगर विकल्प ई की बात करते हैं सुबरीन, तो सुबरीन जो है वह वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। विकल्प बी की बात करते हैं क्यूटीन, तो क्यूटीन जो है वह मरुस्थलीय पौधे के बाहरी सतह पर पाया जाता है, जिसे कि क्यूटीन कहा जाता है। काइटिन की बात करें तो यह कवक में पाया जाता है और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो 12 का जो विकल्प सही है वह है विकल्प डी यानी कि लिग्निन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 13। वह ऊतक जो जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने वाले होते हैं कहलाते हैं। तो जो ऊतक जंतु के शरीर को ढकता है या बाहरी रक्षा प्रदान करता है वह हमारा एपिथेलमयी ऊतक कहलाता है, जैसे कि त्वचा, स्किन जो पाए जाते हैं वह एपिथेलमयी ऊतक के उदाहरण होते हैं। तो 13 का विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किसे संवहन ऊतक कहा जाता है? विकल्प है जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। तो जाइलम तथा फ्लोएम दोनों को संवहन ऊतक कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है पौधों में संवहन की कार्य करता है। तो इसलिए जाइलम, फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक कहलाते हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ई सही है। प्रश्न संख्या 15, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जल तथा खनिज लवण का संचालन पादपों में जाइलम के द्वारा होता है। तो 15 का सही विकल्प है ए यानी कि जाइलम। प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और यह दूरी मापने की एक इकाई है। तो 16 का सही विकल्प है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, एक पारसेक जो तारों संबंधित दूरियां मापने के मात्रक हैं किसके बराबर होता है? तो हम सभी जानते हैं कि पारसेक जो है वह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या लीप ईयर, लाइट ईयर होता है। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की एक इकाई है, यह भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, यह भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, यह गलत है। सेल्सियस जो है वह ताप यानी कि टेम्परेचर की इकाई है। ऐसा सीजीएस पद्धति में, अगर ताप की सीजीएस पद्धति में बात करें तो इसकी इकाई सेल्सियस होती है और एसआई पद्धति में इसकी इकाई केल्विन होती है। तो इस प्रकार से विकल्प डी गलत है। ऊष्मा की इकाई बात करें तो ऊष्मा की एसआई इकाई जूल होती है और सीजीएस में कैलोरी होती है। तो 18 का विकल्प डी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 19,
प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, सही है। तो याद रखिएगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता के साथ साथ दूध की अपेक्षित घनत्व को भी मापा जाता है। प्रश्न संख्या बी है, हाइड्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। यहाँ आदर्श लिखा गया है, इसे आप सुधार लीजिएगा। हाइड्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है, यह गलत है। हाइड्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता नहीं बल्कि अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। क्योंकि यहाँ पर डी शब्द हाइड्रो यानी कि ड्रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। तो याद रखिएगा, यहाँ से जब भी हाइड्रो यानी कि ड्रो आए तो वह घनत्व को मापेगा, डेंसिटी को मापेगा। तो यह हमारा गलत है। विकल्प सी है, आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, यह भी सही है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा बी कथन सही नहीं है। इसलिए 19 का जो सही विकल्प है वह है बी। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? द्रव्यमान गलत है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। समय भी अदिश है, घनत्व भी अदिश है। त्वरण है एक सदिश राशि, यानी कि 20 का सही विकल्प है डी, त्वरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, सही है। उष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है, जी यह बिल्कुल गलत है। हम इसके पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, और सीजीएस में अगर बात करें तो कैलोरी होता है। तो विकल्प बी हमारा क्या है? गलत है। सी की बात करते हैं, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, सही है। बल का एसआई मात्रक डायन होता है, यह गलत है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। डायन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है। तो यहाँ पे दो कथन गलत है, विकल्प बी और विकल्प डी। तो हमारा सही ऑप्शन जो है विकल्प ई होगा। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। बल द्रव्यमान और त्वरण के अनुपात के बराबर होता है, तो यह गलत है। हम लोग सभी जानते हैं कि F बराबर m/a होता है, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, न कि अनुपात के बराबर। तो यह भी हमारा कथन गलत है। कथन 2 है, संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो यह सही। हम लोग सभी जानते हैं कि P बराबर m/v होता है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो हमारा केवल 2 कथन सही है। तो 22 का जो सही विकल्प है वह है बी, केवल 2। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गति से संबंधित नियम न्यूटन द्वारा दिया गया। तो यह बिल्कुल सही है। गति से संबंधित नियम जो है वह न्यूटन के द्वारा दिया गया। न्यूटन गति के प्रथम नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, यह गलत है। न्यूटन गति के प्रथम नियम से बल का सूत्र प्राप्त नहीं होता है, बल्कि बल की परिभाषा प्राप्त होती है। विकल्प सी है, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो यह भी गलत है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, यह जो है सही है। यानी कि हमारा बी तथा सी का विकल्प गलत है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा 23 का ई। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कथन 2 है, अदिश राशियों में परिमाण होते हैं किंतु दिशा नहीं होते हैं, यह भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, 1 तथा 2 दोनों। प्रश्न संख्या 25 है, पारिस्थितिकी दाब का निम्नलिखित में से इकाई है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि पारिस्थितिकी दाब का इकाई जो होता है वह गैर एसआई में बार होता है। तो 25 का सही विकल्प है ए, यानी कि बार। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो विस्थापन हमारा सदिश राशि है।
वेग हमारा सदिश राशि है, बल हमारा सदिश राशि है, लेकिन ऊर्जा सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। तो इस तरीके से 26 नंबर प्रश्न के विकल्प डी सही होंगे। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रक और विमान नहीं होती है? तो विकृति की कोई मात्रक और विमान नहीं होती। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह 65 बीपीएससी मेंस जो कि पिछले बार आयोजित किए गए थे उनमें पूछे हुए हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो हम लोग सभी जानते हैं पदार्थ के संवेग बराबर होता है m × v, यानी द्रव्यमान गुना वेग। और पूछ रहा है कि वेग, तो m × v और वेग यानी कि v का अनुपात यानी कि बटे, तो v से v कट गया, बचा हमारा m यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त होंगे। तो 28 का विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 29 है, किसी वस्तु का वेग दुगना किया जाए तो संवेग दुगना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर जो होता है m × v, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो जैसे ही अगर हम वेग को दुगना करते हैं तो हमारा संवेग भी क्या होगा, दुगना हो जाएगा। तो ये हमारा विकल्प सही है। विकल्प बी की बात करें कि गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। तो जैसे ही हमारा हाफ m जो है वह कांस्टेंट हो जाएगा, v² को यानी कि इसको दुगना करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि गतिज ऊर्जा भी हमारा 4 गुना हो जाएगा। संवेग 4 गुना हो जाएगा, यह गलत है। गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, यह गलत है। तो विकल्प ए तथा बी सही है, इसलिए हमारा 29 का सही विकल्प ई होगा। प्रश्न संख्या 30 है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग इसका जवाब जानते हैं कि रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 30 के सही विकल्प हैं ए, संवेग संरक्षण। तो ये था हमारा आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले बीपीएससी एवं दरोगा के मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे अवश्य पढ़ें और अगर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप इससे संबंधित टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं तो आप ऊपर में दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें और टेस्ट सीरीज में शामिल हों, तो आपको आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि लाभदायक साबित होगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।